अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। इथेन में दो मिथाइल ग्रुप जो हैं वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम इथेन के मॉडल के हवाले से बात करें तो इस मॉडल के अंदर कार्बन के एटमों को ब्लैक बॉल्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि हाइड्रोजन के एटमों को व्हाइट बॉल्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। हर कार्बन का एटम क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और हर एटम 3 हाइड्रोजनों के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड बना है। अगर हम इस मॉडल को रोटेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन होती है, तो इस रोटेशन की वजह से हमें जो मुख्तलिफ स्टीरियो स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, इन स्टीरियो स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं कन्फॉर्मेशंस ऑफ ए मॉलिक्यूल। यानी हम यूं कह सकते हैं द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इन स्पेस that result from rotation of groups about a single bond are called conformations of a molecule. इसी तरह से the compounds which are represented by these conformations are called conformational isomers, are conformers, or rotamers. These are readily interconvertible and thus are non-separable. यानी ये इतनी तेजी से फिनोमिनन होता है रोटेशन का कि हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर से जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमें इस बात का भी अंदाजा है कि इस स्ट्रक्चर में दोनों हाइड्रोजन के एटम जो है वो आमने सामने हैं, जबकि अगर हम रोटेट करते हैं तो इनमें फासला लगभग बढ़ता है। लिहाजा जब वो एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, इनमें रिपल्शन निस्बतन ज्यादा होगी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और ये निस्बतन अनस्टेबल होंगी। इसी तरीके से अगर हम इसकी रोटेशन करते हैं तो इस तरीके से फासला बढ़ने की वजह से इनमें निस्बतन स्टेबिलिटी आएगी, इनका फासला बढ़ेगा और इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। गोया रोटेशन की वजह से जो मुख्तलिफ आइसोमर्स बन रहे हैं उनकी एनर्जी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी और इनके एनालिसिस को नाम देते हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। यानी एन एनालिसिस ऑफ द एनर्जी चेंजेस दैट ए मॉलिक्यूल अंडरगोस एज ग्रुप्स रोटेट अबाउट सिंगल बॉन्ड्स इज कॉल्ड ए कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। जब हम इथेन के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसी हालत के अंदर दो एक्सट्रीम कंडीशन मिलती हैं। एक वो कंडीशन है जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, या यूं कह लें कि कार्बन हाइड्रोजन ये बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन ये बॉन्ड एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, इनमें एंगल 0 है और इस तरीके से इनमें जो टॉर्शनल स्ट्रेन होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर हम इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इनकी स्टेबिलिटी में इजाफा होता जाएगा। और अगर हम इसको रोटेट लगभग यहां तक करते हैं तो अब ये दो हाइड्रोजन के एटमों के दरमियान में आता है, लिहाजा इन बॉन्ड्स के दरमियान रिपल्शन कम से कम होगी, इनमें टॉर्शनल स्ट्रेन कम से कम होगा और इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी। और ये दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन है। और जब इसको मजीद रोटेट करते हैं तो मजीद रोटेशन के नतीजे में फिर वही मामला आ जाएगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने होगा और इनमें जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो मैक्सिमम होगा। इन दो स्टेट्स को जो हम नाम देते हैं, एक वो स्टेट जिसके अंदर दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं, इसको नाम देते हैं एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। और ऐसी हालत में ये क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और इनकी स्टेबिलिटी कम है, मगर जब इसको रोटेट करते हैं 60 के एंगल के ऊपर तो ऐसी हालत में जो हमारे पास ये कन्फॉर्मेशन मिलती है इसको कहते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। इस कन्फॉर्मेशन के अंदर इनके दरमियान एंगल स्ट्रेन कम से कम है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम है और इनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। इसी तरह से इस रोटेशन के दौरान हमें दो एक्सट्रीम कन्फॉर्मेशन मिली, एक स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन
और दूसरी एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। मगर इस रोटेशन के दौरान हमें इन्फिनिट नंबर में बहुत सारी ऐसी कन्फॉर्मेशन बनी मिली हैं कि जो एक्सट्रीम नहीं है, जो बतदरीज चेंज होती जा रही है। इन कन्फॉर्मेशंस को नाम देते हैं स्क्यू कन्फॉर्मेशन। देयर आर infinite number of conformations between staggered and eclipsed conformations. These are called skew conformations. इसी तरीके से जो इसकी रोटेशन के दौरान एंगल की तब्दीली आई है, इसको नाम देते हैं डाइहेड्रल एंगल। द एंगल ऑफ रोटेशन to convert one conformation into another conformation is called angle of torsion or dihedral angle. एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशंस को साहार स्ट्रक्चर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शंस के तहत जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जब हम एक्लिप्स स्ट्रक्चर को साहार स्ट्रक्चर्स की सूरत में लिखते हैं तो ऐसी हालत में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों जो हाइड्रोजन के एटम हैं ये आमने सामने हैं, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम आमने सामने, और इसी तरीके से ये दोनों हाइड्रोजन के एटम आमने सामने हैं। अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो हमें इस बात का यहाँ अंदाजा होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सामने है, और ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के सामने है। गोया इस तरीके से हमने एक्लिप्स स्ट्रक्चर को साहार स्ट्रक्चर्स की सूरत में मेंशन किया। इसी तरह से अगर हम स्टैगर्ड स्ट्रक्चर को साहार स्ट्रक्चर्स की सूरत में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इन दो हाइड्रोजन के दरमियान है, ये हाइड्रोजन इन दो हाइड्रोजन के दरमियान है, और ये हाइड्रोजन इसी तरीके से इस और इस हाइड्रोजन के दरमियान है। गोया यहां अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हाइड्रोजन इन दो हाइड्रोजन के दरमियान है, ये हाइड्रोजन इन दो हाइड्रोजन के दरमियान है, और ये हाइड्रोजन इन दो हाइड्रोजन के दरमियान रिप्रेजेंट किया गया। इसी तरह से अगर हम एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर्स को न्यूमैन प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ यूं है कि एक कार्बन के एटम को इस अंदाज में देखते हैं कि दूसरा कार्बन का एटम उसके पीछे मुकम्मल तौर पे छुपा हुआ। यानी अगर हम एक्लिप्स स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पे जो है वो छुपा रहा है। इसमें वो कार्बन का एटम जो आपके बिल्कुल सामने है उसको सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके हाइड्रोजन को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जबकि वो कार्बन का एटम जो इस कार्बन के एटम के पीछे है, क्योंकि वो हमें नजर नहीं आ रहा, लिहाजा उस कार्बन के एटम को सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कार्बन के एटम के साथ अटैच जो हाइड्रोजन होंगे उनको सर्कल के बाहर इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करें। इसी तरीके से अगर हम इस मेथड के जरिए स्टैगर्ड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इसमें भी वही मामला है कि वो कार्बन का एटम जो बिल्कुल आपके सामने होगा उसको उसी तरीके से सेंटर में रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कार्बन का एटम जो इससे पीछे मौजूद है उसको सर्कल की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे। लिहाजा अगर हम इसको मेंशन करते हैं तो इस तरीके से ये तीन वो हाइड्रोजन हैं जो आपके सामने वाली कार्बन पे हैं, और तीन ये वो हाइड्रोजन हैं जो उस कार्बन के साथ अटैच हैं जो उस कार्बन के पीछे थी। लिहाजा इन हाइड्रोजन के दरमियान क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एंगल बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ये मैक्सिमम एंगल वाली इस स्ट्रक्चर को स्टैगर्ड स्ट्रक्चर के से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम कार्बन के एटम को रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि हर 60 डिग्री की रोटेशन के ऊपर हमारे पास एक नई एक्सट्रीम कन्फॉर्मेशन मिलती है। यानी अगर इनके दरमियान डाइहेड्रल एंगल 0 होगा तो ऐसी हालत में एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। अगर 60 पे रोटेट करूंगा तो स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बनेगी। इसको मजीद 60 पे रोटेट करूंगा तो एक दफा दोबारा हमारे पास एक्लिप्स स्ट्रक्चर बनेगी। मजीद 60 के डिग्री पे रोटेट करूंगा तो स्टैगर्ड, यानी हर दफा 60 के एंगल पे रोटेशन के नतीजे में हमारे पास एक्लिप्स से स्टैगर्ड और स्टैगर्ड से एक्लिप्स स्ट्रक्चर बनेगी।
ये दोनों स्ट्रक्चर्स में से जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो स्टैगर्ड है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और एक्लिप्स स्ट्रक्चर उसके निस्बत कम स्टेबल है। मगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है, 12.5 किलो जॉल पर मोल है, जो रूम टेम्परेचर पे बड़ी आसानी से उसको जो है वो अटेन किया जा सकता है। लिहाजा रूम टेम्परेचर पे ये मुसलसल स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड में और एक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड स्ट्रक्चर में जा सकती है। अगर हम इथेन के मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करें तो हमें इस बात का अंदाजा है, क्योंकि एक्लिप्स स्ट्रक्चर जो है वो स्टैगर्ड स्ट्रक्चर के निस्बत कम स्टेबल है और इसकी एनर्जी जो है 12.5 किलोजॉल पर मोल स्टैगर्ड स्ट्रक्चर से ज्यादा है। हर 60 डिग्री की रोटेशन के ऊपर एक नई एक्सट्रीम कन्फॉर्मेशन मिलेगी, और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही एक्सट्रीम कन्फॉर्मेशन है, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, लिहाजा यहाँ पे 60 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और 300 डिग्री के ऊपर स्टैगर्ड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि 0 डिग्री पे, 120 डिग्री पे और 240 डिग्री और 360 डिग्री के ऊपर एक्लिप्स स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया। इस तरीके से इस आर्टिकल के अंदर हमने इथेन मॉलिक्यूल का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को डिस्कस किया है।